हेलो बाबू। गुड मॉर्निंग। आज मैं लाभ हानि के बारे में ही कुछ बेसिक जानकारी दे रही हूँ। इसे आप लोग ध्यान पूर्वक समझें। तो बच्चे, यहाँ प्रश्न दिया हुआ है कि नींबू 10 रुपये में 6 की दर से खरीदे गए। 10 रुपये में 6 नींबू, 6 नींबू खरीदे कितना में? 10 रुपये में, और खरीद करके उस हिसाब फिर 5 की दर से बेच दिए गए। 10 रुपया में 6 नींबू खरीदे और फिर 10 रुपया में 5 नींबू बेच दिए गए, यानी 10 रुपया में 1 नींबू हमको बचत हुआ। तो कहता है कि तो बताइए कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब बताइए कि कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। अब कैसे निकालेंगे बाबू? तो निकालने के लिए पहले प्रश्न को समझिए ठीक से। तो कितना नींबू खरीदा उतना नहीं दिया हुआ है। अरे चौक लेते हैं भाई। कितना नींबू खरीदा नहीं दिया हो, बस यही दिया हुआ है कि 10 रुपये में 6 की दर से खरीदा गया और 5 की दर से बेचा गया। तो बताइए कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो अब कैसे निकालेंगे? पहले एक नींबू का क्रय मूल्य और एक नींबू का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, और उसके बाद एक नींबू का लाभ निकाल लेंगे, और फिर उसी हिसाब से प्रतिशत लाभ निकाल लेंगे। तो ऐसे निकालेंगे कि 10 नींबू खरीदे गए, यानी 10 नींबू का क्रय मूल्य नहीं, सॉरी बाबू, ऐसे नहीं लिखेंगे। 10 नींबू कहाँ है? 10 रुपये में 6 नींबू की दर से खरीदा। यह 6 नींबू का दाम दिया हुआ है, क्योंकि 6 नींबू का क्रय मूल्य 10 नींबू रुपये में 6 की दर से, तो 6 नींबू का क्रय मूल्य कितना है? 10 रुपया है। इसलिए एक नींबू का निकाल लेंगे। एक नींबू का क्रय मूल्य कितना होगा? एक नींबू का और कम होगा, यानी 10 और बटा 6 कम होगा, जखनीय हो जाएगा भाग, तो 10 बटा 6 रुपया होगा। इसलिए अब इसे काट भी सकते हैं। 5 दूना 10 और 3 दूना 6, यानी एक नींबू का दाम कितना हो गया बच्चा? 5 बटा 3 रुपया। अब कहिएगा कि 5 बटा 3 रुपया के मतलब क्या हुआ? तो इसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे बटे में करके ही निकाल लेंगे। लेकिन मैं बता देती हूँ कि एक नींबू का कीमत कितना आया। एक बार लगा, 3 में से 5 में से 3 गया 2, यहाँ दशमलव दिए, यहाँ शून्य दिए, 3 छक 18, यहाँ फिर 2 बचा, फिर शून्य, 3 छक 18, लगभग 1 रुपया 67 पैसा। परफेक्ट यहाँ नहीं आ रहा है। अब बच रहा है 2, फिर बचेगा, फिर लगाएंगे, फिर बचेगा, तो इतना ही रखते हैं कि एक नींबू का कीमत 5 बटा 3 रुपया। उसके बाद फिर निकालते हैं, चूंकि 5 की दर से बेचा गया। 5 नींबू का विक्रय मूल्य कितना है? 10 रुपया। 10 रुपया में 6 नींबू का क्रय मूल्य था, और फिर 10 रुपया में 5 नींबू का विक्रय मूल्य, इस हिसाब से बेचा। तो एक नींबू का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? एक नींबू का हो जाएगा 10 बटा 5। ये हो गया। अब दोनों बात जान लिए। क्रय मूल्य कितना है? 5 बटा 3 रुपया। ऐसे लिख लेते हैं, क्रय मूल्य बराबर
5/3 रुपया यहाँ लिखा हुआ है। और विक्रय मूल्य बराबर कितना आया? 10/5 रुपया। इसको काट भी तो पूरा पूरी कटेगा। 5 नींबू का दाम 10 रुपया, तो 1 नींबू का दाम 10 दूनी 5 दूनी 10, यानी कितना कट करके आया? 2 रुपया। ये कट गया तो आ गया 2 रुपया। तो विक्रय मूल्य 10/5 का है, जब पूरा पूरी होके कट गया तो लिख देते हैं 2 रुपया। ऐसे भी रहता तो भी आंसर आ ही जाता। अब लाभ निकालेंगे। 5/3 यानी कम खरीदा है 10 में 6 और बेचा है 10 में 5, तो इसका मतलब है कि लाभ हुआ। तो लाभ बराबर कितना होगा? लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य और घटाओ क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। तो कैसे निकालेंगे बच्चे? तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना? सॉरी बाबू नहीं लिखे हैं, 2 रुपया। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 2 रुपया, तो यहाँ लिख देंगे विक्रय मूल्य 2 रुपया और घटा देना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 5/3 रुपया। तो अब क्या हो गया? अब कैसे घटाएंगे? इसका नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब भिन्न का घटाव हो गया। तो 1 3 का लसा निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 में 1 से भाग देंगे तो 1 तिया 3 और 3 दूना 6। अब काट दिए, घटाव का चिन्ह दे दिए। फिर 3 में 3 के भागा देंगे 1, और 1 में 5 से गुना किए 5, यानी 6 में से 5 गया, 1 बचा। 1/3 रुपया का क्या निकला? ये लाभ निकला। अब लाभ निकल गया है, लेकिन कहता है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर कहाँ बनावे? प्रतिशत लाभ बराबर सूत्र होता है कि लाभ यानी 1/3 लाभ गुने 100 और बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना आया है? 6 नींबू का क्रय मूल्य, 1 नींबू का क्रय मूल्य 5/3। 5/3। अब मिटाना पड़ेगा बाबू। जब तक मिटाएंगे तब तक कैसे कहाँ बनावे? तो अब यहाँ से मिटाते हैं। क्रय मूल्य निकला हुआ है, यहाँ विक्रय मूल्य निकला हुआ है, तो लाभ भी घटा करके निकाल लिए हैं। लाभ निकल गया है 1/3 रुपया। और अब प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे। प्रतिशत लाभ बराबर लिखा हुआ है वहां कि लाभ, तो लाभ आया है घटा करके 1/3 रुपया। लाभ गुने 100 और बटा क्रय मूल्य, तो लाभ है 1/3, तो लाभ हो गया 1/3 और गुने 100 तो गुने 100 और बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य देल है 5 तो बटा के नीचे में अगर रहेगा बटा तो 5 रहेगा नीचे और 3 चल जाएगा ऊपर। कैसे जाएगा वो भी अलग से मैं बता दूंगी एक वीडियो बना करके। अब इसके 3 3 कट गया और 20 बचे 100, आ गया 20%। अब मैं यहीं पर नीचे में बताती हूँ कि कैसे चल जाता है ऊपर। 20% इसका आंसर आ गया है। अब मैं इसे मिटाती हूँ। क्या था बच्चा? था 1/3 और गुने 100 और बटा 3। क्या क्या चीज था? मान लिया कुछ भी रहे, 3 गुने 5/3 ऐसे रहेगा।
तो ऊपर में रहेगा तब तो हम 1/3 100 हुए और बटा 3 हो गया, और उसके बाद बटा 5, अगर ऐसे करेंगे तो 5 दिया 15 और बटा 3। देखिए कि कैसे जाता है। तो इस बटा के मतलब यहाँ पर क्या हुआ, भाग हुआ, यानी 100 और बटा 3 और ये बटा को भाग को यहाँ लिख दिए भाग और बटा 15/3। अब इसे तोड़ेंगे तो 100/3 और भाग को क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 3 चल जाएगा ऊपर और नीचे आ गया 15। अब इसे काट कूट देंगे, काट दिए फिर 100 15 3 पचे 15 और 20 पचे 100, ऐसे ही काट दिए 20/3 आया। इस तरह से कैसे चला गया, बटा के नीचे में था तो चला गया ऊपर में, चला गया ने, देखिए कैसे चला गया, 3 जो नीचे था चला गया ऊपर। तो बटा के नीचे में अगर रहेगा, बटा के नीचे में अगर परिमेय संख्या रहेगा तो उसे ऊपर में जो अंश है उसको रहने देंगे और जो नीचे है हर उसको ऊपर कर देंगे। कल भी एक मैथ में बताए थे कि नीचे का जो हर रहता है, कल भी बताए थे क्या, सरल करने में कि नीचे का मान लिया कि 1/-2 है, जबकि मैं एक वीडियो और बना करके डाल दी थी, फिर भी कमेंट करते हैं कि डायरेक्ट कैसे, वो तो रट्टा हो गया तो कर दिए। तो एक मैथ में जब बता दिए तो बार बार उसको करने में फिर जो बताया जा रहा है उसे नहीं समझ पाइएगा। तो ऊपर कभी नहीं नीचे रहेगा, जो भी अंश रहेगा ऋणात्मक उसे हर ऋणात्मक बनाना है और अंश रहेगा धनात्मक। कैसे बताए थे कि मान लिया कि 1/2 है -2 है, तो अब ऊपर और नीचे बराबर गुना करने से उसमें कोई क्षति नुकसान और लाभ नहीं होता है। माइनस दोनों में गुना कर दिए -1 से, तो प्लस माइनस हो गया -1 और बटा माइनस माइनस हो गया +2, बन गया ना -1/2। 1/-2 का कितना आ गया, -1/2। इसलिए डायरेक्ट इतना जान लीजिए कि बटा के नीचे में अगर माइनस वाली संख्या है तो उसे हम ऊपर कर देंगे, संख्या वैसे ही रहेगा, संख्या जैसे है वैसे ही रहेगा, परंतु चिन्ह धनात्मक को ऋणात्मक बना देंगे और जो ऋणात्मक है उसे धनात्मक बना देंगे। उसी तरह से कोई भी संख्या है, मान लिया कि 3/1 ऐसे है और ऊपर में है 3/5 और नीचे है 4/3, तो इसे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 3 और बटा को 5 नीचे रहने देंगे, ये 5 है जो बटाओ के ऊपर 3 रह देंगे, ये जो 4/3 है वो 4 यहाँ कर देंगे और 3 को कर देंगे ऊपर। कैसे हुआ, कैसे हुआ बच्चा, तो वैसे ही हुआ, देखिए 3/5 और ये बटा के मतलब हो गया भाग 4/3। अब इससे तोड़ेंगे तो 3/5 और भाग को गुना का चिन्ह करेंगे और ये 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे 4 चला आया, तो कितना हो गया, देखिए तो यही हुआ कि नहीं, 3/5 और गुने 3/4 गुने 3/4। तो इस तरह से बेसिक तो यही न है, बेसिक जो जानकारी रहेगा तो फिर घुर घुर करके वही बात को और उस मैथ में टाइम लॉस करना मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सही है, और ऐसे मैं बता ही देती हूँ। तो इस तरह से 20% आया और आप लोग समझ गए होंगे। यदि क्रय मूल्य पता रहेगा, विक्रय मूल्य पता रहेगा और लाभ पता रहेगा, चाहे हानि पता रहेगा, तो प्रतिशत हानि प्रतिशत लाभ निकालना कोई मुश्किल नहीं है। तो अब हम दूसरा मैथ देती हूँ, इसे मिटा करके और उसे बना करके फिर बताऊंगी। आप लोग ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लेकिन ज्यादा हो जाएगा, अब क्वेश्चन है बड़ा बड़ा।
बाबू, मैं दूसरा क्वेश्चन अब दूसरे वीडियो बना करके बताती हूँ, और इसमें मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि थोड़ा भी कोई भी नहीं कमेंट करते हैं, अच्छा है, खराब है, या सही है, गलत है। आपको करना चाहिए ताकि मैं अपने आप में सुधार सकूं। जो भी गड़बड़ियां हैं उनके बारे में भी कहिए, ताकि मैं अधिक से अधिक कोशिश करूं सही करने का। और मैं क्या कह सकती हूँ, आप लोग तो खुद समझदार हैं। मैं तो एक ग्रामीण महिला हूँ, पहले की महिला हूँ। मुझसे आप लोग बहुत कुछ ज्यादा जानते हैं, मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, परंतु जो जानती हूँ सोचती हूँ कि अपने बच्चों को सुपुर्द कर दूं। तो बेटे, मैं क्या सुनाऊं, कुछ समझ में नहीं आता है। क्या सुनाऊं? बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। अच्छा, अहमन हीरा कब कहे। हाँ हाँ। अच्छा, एक बच्चा बताया है मेरा कि एक कबीरदास का दोहा है, गलती होगा तो बता देना बाबू, कि आजकल के जो समाज है उसमें चाहे बच्चे हो या बड़े हो, टीचर हो या छात्र हो, अपने बड़ाई में लगे रहते हैं, अपने मुंह से ही अपने बड़ाई करते रहते हैं। चाहे मैं हूं या आप हो, कोई भी हो, मैं सबकी बात कर रही हूँ, जनरल की बात कर रहे हैं। तो अगर जो अच्छे होते हैं, जिनमें कुछ काबिलियत होता है, तो उसका वो चर्चा तो दूसरों को करना चाहिए, अपने से खुद से अपना बड़ाई नहीं करना चाहिए। अगर अपना बड़ाई अपने खुद करते हैं तो कैसे होगा कि सही है। तो बेटे, रहीम कभी ठीक ही कहे हैं। क्या कहे बाबू? कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कबू कहे, लाख टका सो मोर। तो बच्चा, हो सके मैं गलती भी बोली होंगी तो मुझे क्षमा करेंगे। इनका कहना था कि बंद कर दिया जी। कबीरदास का कहना था कि जो बड़े लोग होते हैं खुद से नहीं कहते हैं कि मैं विद्वान हूँ, मुझ में इतना काबिलियत है, मुझ में इतना गुण है। उनका आकलन तो दूसरे लोग करेंगे। जैसे हीरा इतना बहुमूल्य पदार्थ है, इतना बहुमूल्य चीज है, तो वह कभी अपने से बोला है कि मैं बहुत कीमती हूँ, मुझ में यह इतना इतना चमकदार हूँ, इतना गुणवान हूँ, इतना सब कुछ कभी नहीं बोलता है। इसलिए मनुष्य को भी उनके कहे हुए बातों को अपनाना चाहिए और सोचना चाहिए कि जो बड़े लोग होते हैं, चाहे किस चीज में बड़े हो, धन में, दौलत में, या तो बुद्धि में, विवेक में, आचरण में, या तो समझदारी में, चाहे तो ईमानदारी में, चाहे खूबसूरती में, कुछ भी में भी अगर बड़े हैं तो उनकी चर्चा तो समाज में होनी चाहिए, देश में होनी चाहिए, राज्य में होनी चाहिए, प्रखंड में होनी चाहिए, दूसरे लोगों को होनी चाहिए अपना बड़ाई। लेकिन आजकल तो लगे हुए हैं, एकदम लगे हुए अपने बड़ाई खुद करने में, और मुझे यह कतई पसंद नहीं है। तो बच्चे, मैं कबीरदास के दोहे को बहुत अच्छे तरह से उनका चाहती हूँ कि उनके दोहे पर चलूं। मैं चल तो नहीं पाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ, और हम सबों को करना चाहिए। तो बेटे, अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा रहेगी, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ रहेगा। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और वीडियो को मेरा देखते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। जब तक मैं जीऊं तब तक मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों की सेवा करती रहूं, इतना क्षमता हमें ईश्वर दे कि आपकी सेवा करती रहूं। और अगर उस लायक नहीं रहूं तो फिर मैं नहीं रहूं, मुझे थोड़ा भी रहने का कोई नहीं है। बस जब तक रहूं तब तक आप लोगों की सेवा करूं, यही मेरी मनोकामना है। तो बेस्ट ऑफ लक।